हेलो। हाय दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे न्यूक्लियर चैप्टर। जो न्यूक्लियर चैप्टर है वो 12th क्लास का फिजिक्स का चैप्टर है और अपन इस सीरीज़ के अंदर न्यूक्लियर फिजिक्स के सारे फॉर्मूला और थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट स्टार्ट अपन अपना पहला चैप्टर न्यूक्लियर। न्यूक्लियर जो चैप्टर है वो क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर है। तो अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियर होता है। सबसे पहले डिस्कवर किसने किया? न्यूक्लियर डिस्कवर किया था रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड ने कब किया था? 1911 के अंदर। रदरफोर्ड का जो प्लानिटरी मॉडल है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होता है वो सेंटर में कंसंट्रेटेड होता है और जिसको अपन न्यूक्लियस बोलते हैं। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। और जो न्यूक्लियस की साइज है वो कितनी है? 10⁻⁻14 मीटर। और साइज ऑफ एटम कितना है? 10⁻10 मीटर। 10⁻−10 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि जो मोस्ट ऑफ एटम है वो एम्प्टी है। तो अपन देखेंगे जैसे कि ये तो चार्ज हो गया यहाँ पे प्रोटॉन का, और इलेक्ट्रॉन इसके चार चार चक्कर लगाता रहता है। ऐसा कुछ पैटर्न बनता है। तो इसी को बोलते हैं अपन रदरफोर्ड का प्लानिटरी मॉडल। और अपन जो न्यूक्लियस था वो डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कब किया था? 1911 के अंदर। तो अब अपना नेक्स्ट है जो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल होते हैं वो कहाँ होते हैं? न्यूक्लियर ओरिजिन की। तो बेसिक मतलब अपन जो पढ़ रहे हैं बेसिक है। अल्फा बीटा गामा है जो न्यूक्लियर ओरिजिन पार्टिकल होते हैं। गामा कब रिलीज होता है? तो गामा कब रिलीज होता है? जब अपन जो न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट तरफ आता है, जब गामा पार्टिकल रिलीज करता है। अल्फा बीटा गामा के बारे में अपन अगले वीडियो के अंदर डिस्कवर करेंगे, जिसमें अपन इसमें डिटेल स्टडी करेंगे कि अल्फा बीटा पार्टिकल होते क्या है, कहाँ से निकलते हैं, इनकी स्पीड क्या होती है, आयोनाइजिंग पावर क्या होती है, इनके बारे में। तो अभी अपन इस सीरीज़ के अंदर ओनली इस वीडियो के अंदर न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे। उसमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में इनमें डिटेल में देखेंगे। तो अब अपन आगे चलते हैं। द स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय कंपटीशन बिटवीन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स अमंग प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड रिपल्सिव फोर्स अमंग देम। मतलब जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी किसके बारे में बताएगा? जो उसके अंदर जो बैठे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस में मिलता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो उनका फोर्स लगता है, उनके बीच में अगर वो फोर्स स्ट्रांग है स्टेबिलिटी, नहीं तो वीक है तो इंस्टेबिलिटी के बारे में बताएगा। अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियस के अंदर होता क्या क्या है। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन, एक होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने। और अपना न्यूक्लियस किसने डिस्कवर किया था? रदरफोर्ड ने। ये कौन सा चार्ज है? इसका पॉजिटिव चार्ज है। इस पर चार्ज कितना है? +1.6 × 10⁻19 कूलम। जो इसका रेस्ट मास होता है प्रोटॉन का वो होता है 1.-1.6726 × 10⁻27। रेस्ट मास है, मतलब साइन तो नहीं है इसका। आगे देखते हैं अपन। इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा होता है। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? μ = I करके होता है, जिसका वैल्यू जो प्रोटॉन की वैल्यू होती है वो कम होती है और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होती है। तो अपन देखेंगे कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है? इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का और फिर न्यूट्रॉन का। जो एंगुलर मोमेंटम होता है प्रोटॉन का वो हाफ होता है। अब अपन बात करेंगे न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने करी थी? चैडविक ने करी थी। न्यूट्रॉन चार्जलेस पार्टिकल है, तो अपन वो सबसे आखिरी में जिसकी डिस्कवरी हुई थी वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन को क्या होता है? मास प्रोटॉन से ज़्यादा होता है। तो इसका वैल्यू कितनी होती है? 1.6749 × 10⁻⁻27 kg। और जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो प्रोटॉन से कम होता है। मतलब तो अपन सीरीज देखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट की, तो इनकी ए से आ जाएगी कि देखो इलेक्ट्रॉन की सबसे ज़्यादा, फिर प्रोटॉन की, फिर न्यूट्रॉन की। अब आगे देखेंगे इनका एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? हाफ। और हाफ लाइफ टाइम कितनी होती है? 12 मिनट होती है न्यूट्रॉन की। एक्चुअली होता क्या है, जो न्यूट्रॉन होता है ना आउटसाइड ऑफ एटम वो अनस्टेबल होता है। जैसे मैंने अभी बोला कि जो न्यूट्रॉन होता है वो जो आउटसाइड एटम अनस्टेबल होता है, और वो क्या करता है? न्यूट्रॉन अपने आप को प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों में तोड़ देता है, अपने आप ही खुद का डिसइंटीग्रेशन कर देता है। अब अपन कुछ टर्मिनोलॉजी देखेंगे जिनसे अपन न्यूक्लियर चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं कि इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है। लेट स्टार्ट। जो न्यूक्लियन होते हैं वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिवली बोलते हैं न्यूक्लियन को।
एटॉमिक नंबर क्या होता है, जेड से डिनोट करते हैं एटॉमिक नंबर को। इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उनको एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम को बोलते हैं अपन मास नंबर। अगर अपन को न्यूटन की वैल्यू निकालनी है तो अपन एटॉमिक मास नंबर में से अगर अपन प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो अपने पास में नंबर ऑफ न्यूटन आ जाएंगे। अब बताइए न्यूक्लियर मास। अब अपने जो मास है, जो अपने जैसे कि अपन ने थोड़ी देर पहले देखा कि रुदरफोर्ड के मॉडल में कि उसने कहा था कि जो मैक्सिमम जो मास होता है वो कहाँ पे कंसंट्रेशन होता है, न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियर मास के ऊपर बार बात करेंगे तो क्या है, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑफ द न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मास बोलते हैं। न्यूक्लियर क्या होता है, कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस को जिसका कोई स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर होता है और मास नंबर, उसको न्यूक्लियाइड बोलते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन का 1H1 हो गया, हीलियम का 2H4 हो गया, तो ऐसे। अब अपन बात करेंगे आइसोटोप। आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप वो होता है कि जिसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट उनका मास नंबर डिफरेंस होता है। जैसे कि अपने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप मिलते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। तो आइसोटोप क्या होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और उनमें डिफरेंट मास नंबर होता है। अब देखेंगे मास नंबर, आइसोबार बोलते हैं इसको, आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, वो एलिमेंट जिनके मास नंबर तो सेम है लेकिन उनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। जैसे कि 1H3, 2H4, 2H3, इनका क्या होता है, एटॉमिक मास तो 3 है, इसका भी 3 है और इसका भी 3 है, लेकिन इनका क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंस है। जैसे इसका 1 है, इसका 2 है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन और सल्फर का। क्लोरीन का 1737 और सल्फर का 1637। एटॉमिक नंबर कितना है, 36। दोनों का मास नंबर 37 है, जो एटॉमिक नंबर है वो 17 और 16 है। अपन बात करेंगे आइसोटोन्स की। आइसोटोन क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं ना जिन एलिमेंट के अंदर, वो सेम होते हैं, उनको आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे क्लोरीन क्लोरीन और पोटेशियम, इन दोनों का जो डिफरेंस न्यूटन का होता है वो सेम है 20 का। ऐसे इसका है Hg और Pu का, जिनका न्यूटन कितने हैं, 118 न्यूटन है। न्यूटन कैसे निकाल लेंगे, इसमें से 37 में से 17 माइनस कर देंगे तो 20 निकल जाएगा, और 19 में से 39 में से 19 माइनस कर देंगे तो 20 निकल जाएगा। तो आइसोटोन ऐसे वो एलिमेंट होते हैं जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूटन होते हैं। तो आगे चलते हैं। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, ये थोड़ा मास नंबर डिफरेंट है। मास नंबर में तो क्या होता है, जो अपना नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जोड़ के मास नंबर निकाल देते हैं। लेकिन एटॉमिक मास में क्या है, एटॉमिक मास में अपन एक डिवाइस होता है उससे निकालते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर डिवाइस बोलते हैं, उससे अपन एटॉमिक मास निकालते हैं। अब इसकी जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर किया गया, एक एटम, ये 1 एटॉमिक मास को अपन ने क्या करा, जो कार्बन का है वह 1/12वें हिस्से के बराबर 1 एटॉमिक मास के बराबर लिखा गया। जो1 AMU की वैल्यू होती है वो कितनी है, 1.660565 इंटू 10⁻⁻27 kg है। और एटॉमिक मास कैलकुलेट किससे करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर से। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या होता है, एनर्जी की एक यूनिट है। मतलब जब अपन को कोई एनर्जी को बहुत छोटे लेवल पर डिफाइन करनी होती है, जब अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सहारा लेते हैं, जूल वूल नहीं लेते हैं। इस टाइम पे अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफाइन करते हैं। तो इसका आप इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज़ एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट को तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.602 इंटू 10⁻19 जूल। जो एक होता है 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वोल्ट 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1.602 इंटू 10⁻13 जूल। अब जो AMU होता है और MEV है, ये दोनों क्या होती है, एनर्जी की ही यूनिट होती है। इनमें रिलेशन क्या है, 1 AMU इजकल टू 931 MEV, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। सो मैं अपने करेक्ट करूँगा, MEV मतलब होता है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। 1 AMU इजकल टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, MEV जिसको बोलते हैं। अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियर रेडियस की। जो अपन न्यूक्लियर की रेडियस है उसको कैसे डिफाइन, उसकी फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है R इजकल टू R नोड A/1/3। जो A है वो किसी मास नंबर को डिफाइन कर रहा है। और इसकी जो डेफिनेशन है कैसा होगा, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ इट्स मास। जो मास है उसका क्यूब रूट आएगा 1/3 करके निकाल लेंगे।
तो अपन न्यूक्लियर रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अपन डेंसिटी की बात करेंगे। न्यूक्लियर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है अपना मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे अपन को वैल्यू रखेंगे तो अपन 3m/4 पाई आर नोड क्यूब इसका फॉर्मूला है। अब अपन देखेंगे कि न्यूक्लियर डेंसिटी होती है जो क्या होता है, इंडिपेंडेंट किसकी होती है? मास नंबर की इंडिपेंडेंट होती है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियर और द साइज, मतलब जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो मास नंबर और साइज के इंडिपेंडेंट होती है। वो अपना टॉपिक बात करेंगे न्यूटन की। न्यूटन था, उसकी डिस्कवरी किसने करी थी? अपने पहले भी देखा था, चैडविक ने करी थी। कब करी थी? 1932 में। क्योंकि ये न्यूट्रल नेचर का था इसलिए इसे थोड़ी डिस्कवरी लेट हुई थी। इसके लिए क्या किया गया कि एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया जिसको बोलते हैं पोलेनियम सोर्स, और कहाँ पे बम्बार्ड किया गया? बेरिलियम के न्यूक्लियस पे। तब जाके न्यूट्रॉन निकले, पता लगा कि भाई हाँ न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल है। अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी। न्यूट्रॉन हर जगह प्रेजेंट, हर एलिमेंट में प्रेजेंट होता है, किसको छोड़ के? हाइड्रोजन को छोड़ के। इसमें ना तो कोई चार्ज होता है ना कोई मास होता है। मास होता है लेकिन किस ज़्यादा होता है? प्रोटॉन से ज़्यादा होता है इसमें मास। ना कोई चार्ज होता है, और जो मास होता है प्रोटॉन ज़्यादा होता है। न्यूट्रॉन स्टेबल एट न्यूक्लियस एंड अनस्टेबल आउटसाइड द न्यूक्लियस। जो न्यूट्रॉन होगा वो न्यूक्लियस के स्टेबल होगा, अंदर तो स्टेबल होगा, बाहर अनस्टेबल होगा। जो बाहर होता है फिर न्यूट्रॉन तीन चीज़ों में टूट जाता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉन। अपन ने पहले बात करी थी। इसकी लो आयनाइजिंग पावर होती है और हाई पेनिट्रेशन पावर होती है। इनिशियली रेडियोएक्टिविटी में इन मैनी एलिमेंट, मतलब किसी भी, मतलब अपन को रेडियोएक्टिविटी करवानी होती है तो अपन न्यूट्रॉन का ही यूज़ करते हैं। एटम में जो अपन आगे पढ़ेंगे न्यूक्लियर बम के अंदर या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर सबसे बड़ा रोल ही इसका होता है न्यूट्रॉन का। तो वो अपनी बात की बात है जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो हैवी न्यूक्लियाई होती है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं ज़्यादा हो जाते हैं, किससे? प्रोटॉन से। अब अपन बात करेंगे न्यूक्लियर फोर्स की। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? फोर्स डेट कीप द न्यूक्लियन बाउंड इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। मतलब जो फोर्स जो किस में लगता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लगता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स होता है लेकिन ये स्ट्रॉन्गर फोर्स होता है नेचर के अंदर, अपन ने देख लिया। चार्ज इंडिपेंडेंट होता है कि मतलब ऐसा नहीं कि अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स दोनों बराबर होते हैं। न्यूट्रॉन का जो फोर्स होता है वो प्रोटॉन के फोर्स के बराबर होता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के फोर्स के बराबर होता है। डिस्टेंस के साथ में ये ऐसा कुछ रिलेशन आता है कि जो डिस्टेंस अपन बाहर निकालोगे तो ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये न्यूक्लियस में ही काम करता है, पहली बात तो न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है। जो सिचुएशन इफेक्ट होता है वो दिखाई देता है न्यूक्लियर फोर्स के अंदर। मतलब क्या होता है, ये न्यूक्लियन इंटरेक्ट ओनली विद नेबरिंग एंड न्यूक्लियन। मतलब जो एक न्यूक्लियन होगा अपने पास वाले न्यूक्लियन से ही संपर्क रखेगा, ना कि दूसरे हर किसी न्यूक्लियन संपर्क नहीं रखेगा। नॉन सेंट्रल फोर्स होता है। दूसरा है एक्सचेंज फोर्स काम करता है। द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियन अराइज फ्रॉम कॉन्स्टेंट एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल। मीजोन पार्टिकल होते हैं, उनके साथ में एक्सचेंज फोर्स करते रहते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदलता रहता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बदलता रहता है, इनके अंदर चलते रहते हैं। स्पिन डिपेंडेंट करेक्टर, अगर पैरेलल स्पिन किसी के अंदर दिख रहा है, किसी एलिमेंट के जो न्यूक्लियस है उसके अंदर पैरेलल स्पिन दिख रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा, और जो एंटी पैरेलल स्पिन दिख रहा है तो न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। अब अपन बात करेंगे मास डिफेक्ट के अंदर। द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ अ न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट मास ऑफ द इस कंस्टिट्यूएंट न्यूक्लियन, उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट। मतलब क्या किया अपन ने, मास स्पेक्ट्रोमीटर से एक तो अपन कंबाइंड मास निकाल लिया किसी एक एलिमेंट का, फिर अपन ने एक एक एलिमेंट, एक एक जो पार्टिकल है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का, एक एक का अलग निकाला। इनके बीच में जो डिफरेंस आया, जो कंबाइंड मास का और जो कंस्टिट्यूएंट मास का डिफरेंस आया, उसी को अपन मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो मास ऑफ, इसमें देखते हैं कि मास ऑफ पार्टिकल इज गिवन व्हेन इट इज इन मोशन और देन व्हेन इट इज रेस्ट। जो मास ऑफ पार्टिकल होता है जब वो मोशन में होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा आती है, मास की वैल्यू ज़्यादा आती है, और जब वो रेस्ट में होता है तो उसकी वैल्यू कम आती है। अब अपन पैकिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे। पैकिंग फ्रिक्शन क्या होता है कि जब अपन मास डिफेक्ट को मास नंबर से डिवाइड कर देंगे तो अपना पैकिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। अगर कोई न्यूक्लियस है उसका पैकिंग फ्रिक्शन पॉजिटिव है तो वो अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अगर पैकिंग फ्रिक्शन नेगेटिव है तो स्टेबल न्यूक्लियस है। पैकिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड द स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस। पैकिंग फ्रिक्शन पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो सकता है। मतलब सीधी सी बात है, पैकिंग फ्रिक्शन भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बात है। अब अपन बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि किसी
मतलब अपन न्यूक्लियस को इतनी एनर्जी की इतनी एनर्जी देखी जो उसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल में अलग अलग हो जाए। तो अपन इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस में बी डिफाइंड एज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप। कितनी एनर्जी चाहिए कि न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए, ताकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है अपने आप से सेपरेट हो जाएं और इतने दूर चले जाएं कि वो अपने आप में इंटैक्ट नहीं कर सके। तो उसी एनर्जी इतनी एनर्जी दे कि भाई ये काम हो जाए, तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एम डॉट सी स्क्वायर। डेल्टा एम तो अपन मास डिफेक्ट बोलते हैं, जो अपना फॉर्मूला दे रखा है, मास ऑफ प्रोटॉन किसका, जेड का, फिर न्यूट्रॉन का मास, और फिर टोटल मास में से माइनस कर देंगे, गुणा कर देंगे स्पीड ऑफ लाइट से का स्क्वायर से, तो अपने आप इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर भी अपन निकाल सकते हैं, वो भी अपन स्टेबिलिटी के बारे में बताता है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज ए न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस। अगर अपन को किस न्यूक्लियस से ओनली सिर्फ एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसकी वैल्यू क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए बी अपॉन ए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के, जैसे अपन ने देखा। अब अपन देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी कर्व। तो बाइंडिंग एनर्जी कर्व होता है मास नंबर और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के बीच में एक एक कर्व खींचा गया है। इससे पता लगता है कि किसकी कौन से एलिमेंट की ज़्यादा है, किसकी वैल्यू कम होती है। ये बाइंडिंग एनर्जी कर्व का सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इससे अपन जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन की जो रिएक्शन होती है उनसे पता लगा सकते हैं कि कौन सा एलिमेंट फ्यूजन करेगा, कौन सा एलिमेंट फ्यूजन नहीं करेगा। तो वो है, तो अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ अ न्यूक्लियस गिव अ मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ डेट ऑफ न्यूक्लियस। जो स्टेबल न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन कम करेगा, और जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर फ्यूजन और फ्यूजन ज़्यादा करेगा। अब अपन इसके थोड़े फीचर देख लेंगे। एक्सेप्ट हीलियम एक्सेप्ट हीलियम कार्बन ऑक्सीजन द वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाई ऑन नियर स्मूथ कर्व। इनका स्मूथ कर्व दिखाई देगा इनको छोड़ के, नहीं तो ऊपर आप देख रहे हो हीलियम कार्बन ऑक्सीजन का थोड़ा जिगजैग कर्व आ रहा है, इनको छोड़ के। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर फॉर लाइट न्यूक्लियाई। जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उनके लिए इसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है, तभी तो वो स्टेबल है। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसके लिए होती है, आयरन के लिए। कितनी वैल्यू है, 8.8 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अपना बात करेंगे इन द मास नंबर रेंज 2 से लेके 20 तक इसका वेल डिफाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमा। ये तो ग्राफ में देखो कुछ मैक्सिमम दिख रहा है आपको और मिनिमा दिख रहा है। मैक्सिमम किसके लिए दिख रहा है, हीलियम कार्बन और ऑक्सीजन के लिए आपको मैक्सिमा दिख रहा है। लिथियम और नाइट्रोजन के लिए अपन को, लिथियम बोरोन और नाइट्रोजन के लिए अपन को मिनिमा दिख रहा है। जो मैक्सिमा रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और मिनिमम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लो स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे आगे जो मास नंबर इंक्रीज होगा तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू कम होगी, क्योंकि कोलम्बिक रिपल्सन फोर्स बढ़ जाएगा, डिक्रीज, जो ग्रेजुअल डिक्रीज ड्यू टू कोलम्बिक रिपल्सन बिटवीन प्रोटॉन। जिससे क्या होगा, स्टेबिलिटी घट जाएगी, और जो बाद के जो एलिमेंट होंगे वो अपने न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन करेंगे, जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब अपन इस कर्व से दो बातें पता लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन कौन सा एलिमेंट करेगा, न्यूक्लियर फ्यूजन कौन सा करेगा। जो न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल है वो न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन करेंगे, और जिनके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉल लाइट न्यूक्लियाई वो न्यूक्लियर फ्यूजन की करेंगे। फ्यूजन में क्या होता है, कोई हैवियर एलिमेंट टूट के छोटे छोटे एलिमेंट में बदल जाता है। फ्यूजन में क्या होता है, दो छोटे न्यूक्लियस अपने आप में जुड़ते हैं और एक थोड़ा बड़ा एलिमेंट का दोनों बनाते हैं। इन दोनों ही रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज होती है। अब अपना देखेंगे न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी की, भाई न्यूक्लियर अनस्टेबिलिटी। न्यूक्लियर एक सैगरी चार्ट बनता है जो कि अपन को न्यूक्लियर स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में बताता है। स्टेबिलिटी न्यूक्लियस क्या होगा, जिसके हर टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ऑल द टाइम मेंटेन रहते हैं, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा मेंटेन रहते हैं, उनको तो स्टेबल न्यूक्लियस हो गई। और जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, कभी किस में कभी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बदल रहा है, कभी म्यूजॉन बदल रहा है, तो वहाँ अनस्टेबल न्यूक्लियस हो जाता है। अब देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो फॉर लाइटर न्यूक्लियाई, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो 1 है, तो ये स्टेबिलिटी को बताता है।
हैवी न्यूक्लियाई आर स्टेबल ओनली व्हेन दे आर मोर न्यूट्रॉन देन प्रोटॉन। जो हैवी न्यूक्लियर जिनके पास में मोर न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन ज़्यादा, वही स्टेबल होंगे। जेड की वैल्यू 83 के बाद में कोई भी स्टेबल न्यूक्लियस नहीं है। तो ये अपन को पता लगता है। एक अदर चीज़ ये पता लगती है कि जो इवन न्यूक्लियस होता है वो मोर स्टेबल होता है किनके अलावा, जो इवन ओड और या फिर ओड इवन न्यूक्लियस से। मतलब इवन जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है जिनमें ओड इवन न्यूक्लियस होता है। इवन ओड का मतलब क्या होता है? इवन जेड नंबर, ओड एन नंबर। ओड इवन क्या होता है? ओड जेड नंबर, इवन एन नंबर। अपन जब जेड की बात कर रहे हैं तो प्रोटॉन की बात कर रहे हैं, और एन की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा। अपन बात करेंगे कि कुछ ओड पार्टिकल भी है, न्यूक्लियाइड भी है जो कि स्टेबल है। अपन ने अभी बताया था, मतलब एक्सेप्शन बोल लो इनको, कि ये ओड होने के बाद भी स्टेबल है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, नाइट्रोजन और ये टेंटेलम। ये टेंटेलम होता है जो चिप्स के अंदर जो होते हैं ना, आईसी चिप, उनके अंदर यूज़ होता है, कंप्यूटर के अंदर जो इसकी बनती है। अगला जो इसका जो कर्व है सैगर की चार्ट से एक बात पता लगता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसको बताता है? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में नोट करता है। सो अपन ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसके यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो न्यूक्लियर का होगा उसमें अपन रेडियो एक्टिविटी के बारे में समझेंगे। थैंक यू।